देश के और दुनिया भर के करोड़ों फैंस देवानंद साहब की 97th बर्थ एनिवर्सरी मना रहे हैं। देवानंद साहब को द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिनोमेना ऑफ बॉलीवुड कहा गया है। जब से बॉलीवुड बना है आज तक कोई ऐसी हस्ती नहीं हुई जो देव साहब का मुकाबला कर सके, इस माने में कि उनका इन्फ्लुएंस सभी वर्गों के ऊपर, सभी आयु वर्ग के लोगों पर बहुत लंबे समय तक बरकरार रहा है। मुझे अपने कॉलेज के समय की बात याद है, एक महिला ने एक मैगजीन को इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने कहा कि मेरी दादी देव साहब की फैन थी, मेरी माँ देव साहब की फैन थी, मैं भी देव साहब की बहुत बड़ी फैन हूँ और आगे चल के हो सकता है मेरी बेटी देव साहब की फैन हो और मेरी पोती भी देव साहब की फैन हो। उनकी बात 100% सही साबित हुई। जैसा कि हमने देखा देव साहब का इन्फ्लुएंस 6-7 पीढ़ियों तक बराबर चलता रहा। यदि हम अभिनेत्रियों की बात करें तो सुचित्रा सेन जी के साथ देवानंद साहब ने फिल्म बम्बई का बाबू और सरहद में काम किया। उसके बाद उनकी बेटी मुनमुन सेन के साथ लव एट टाइम्स स्क्वायर में काम किया और मुनमुन सेन जी की बेटी रिया सेन के साथ उन्होंने चार्जशीट फिल्म में काम किया। इस तरह 3 पीढ़ी की अभिनेत्रियों के साथ उन्होंने काम किया जो कि एक विश्व रिकॉर्ड है। एक विश्व रिकॉर्ड उनका ये भी है कि 88 साल की उम्र में उन्होंने एक फिल्म का निर्माण किया, निर्देशन किया और उसमें मुख्य भूमिका भी उनकी रही। मैं बहुत से मिलेनियल बच्चों से समय समय पर मिलता हूं जो कि 1990 या उसके बाद जिनकी पैदाइश है, और मुझे ये एक सुखद आश्चर्य हुआ कि उनमें से 100% देव साहब के बारे में जानते हैं और उनकी फिलॉसफी ऑफ लाइफ से बहुत प्रभावित है। और हम लोग भी जब देव साहब की बात करते हैं तो उनकी बेहतरीन अदाकारी, उनकी कामयाब फिल्में, उनकी फिल्मों का मधुर संगीत, उनका चार्म, वो तो हमें आकर्षित करता ही है। पर मुख्य बात जो हमें उनसे जोड़ती है वो उनकी फिलॉसफी ऑफ लाइफ है जो कि नेवर से डाई और ऑलवेज लुक फॉरवर्ड पर आधारित रही है। तो देव साहब की फिल्मों के साथ साथ हम और युवा वर्ग उनसे सकारात्मकता सीखते हैं और एक तरह से गीता की फिलॉसफी को, कर्मयोग की फिलॉसफी को देव साहब ने सार्थक सिद्ध किया। उनकी कोई फिल्म बहुत अधिक कामयाब भी हुई तो उसको वो बार बार नहीं देखते थे, सिर्फ एक बार प्रीमियर के वक्त ही देखते थे और उसके बारे में वो भूल ही जाते थे एक तरह से। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा भी था कि जब मैं फिल्म बनाता हूं तो मैं पूरी तरह उसमें खो जाता हूं, मुझे और कुछ भी ध्यान नहीं रहता, पर जब फिल्म पूरी होगी और रिलीज होगी तो मैं सिर्फ एक बार उसको देखता हूं, उसके बाद मैं उसकी तरफ भूल जाता हूं, क्योंकि वो एक पास्ट है। जैसे कोई बात कल की थी, वो कल की बात भी इतना ही पुराना इतिहास है जितना कि 20 साल पुरानी बात थी। मैं आप सबका स्वागत करता हूं। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि मेरे साथी रवि कामरा साहब एवं देवानंद सोसाइटी के अन्य लोग पिछले 5 वर्ष से देवानंद साहब की याद में ये कार्यक्रम आयोजित करते रहे हैं। पिछले वर्ष से हमने इसको बहुत ही ग्रैंड स्केल पर मनाने का निर्णय लिया था और मोहतरमा जीनत अमान को बतौर चीफ गेस्ट बुलवाया था। इस बार हमारी योजना थी कि इसको और भी शानदार कार्यक्रम बनाएं, परंतु कोरोना पैंडेमिक के कारण हमारी लिमिटेशन है, इसलिए हम इसको एक वर्चुअल कार्यक्रम के रूप में ही कर रहे हैं, जिसमें आप सब लोगों का योगदान रहा है जो कि सराहनीय है। मैं सबके नाम इस वक्त पर नहीं ले पाऊंगा, पर सब साथी जो इस कार्यक्रम से जुड़े हैं, जयपुर देव फेस्टिवल, द एवरग्रीन देवानंद सोसाइटी, नवकेतन ग्रुप एवं अन्य ग्रुप के सभी साथी, उनका मैं बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाया और हम उम्मीद करते हैं कि अगले वर्ष हम इस कार्यक्रम को फिजिकल रूप में मना पाएंगे। कोई न कोई वैक्सीन जरूर आएगा, बिकॉज देयर इज ऑलवेज ए लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, और उस वैक्सीन से हम लोगों की हर्ड इम्यूनिटी बनेगी
और हम लोग फिर से पुरानी तरह की खुली जिंदगी जीने लगेंगे। और अगले वर्ष इस कार्यक्रम को और अधिक सफल बनाते हुए हमारा उद्देश्य है कि जब 2023 में 100वीं वर्षगांठ आए, तब हम एक ऐसा शानदार कार्यक्रम करें जिससे जयपुर का इंडिया में नहीं बल्कि विश्व में भी जयपुर का कार्यक्रम सबसे उत्तम रहे। देव साहब एक इंद्रधनुष थे, ऐसा मैं मानता हूं कि उनके असंख्य रंग थे। जितना भी आप देव साहब के बारे में पढ़ो, उनके बारे में जानने की कोशिश करो, नए से नए रंग मिलते हैं। जब मैं फिल्म बनाता हूँ ना, तो उस फिल्म का नशा इतना ज़बरदस्त होता है मेरे दिमाग के अंदर और मेरे दिल के अंदर कि मुझे उस वक्त लगता है कि ये मेरे बेस्ट मोमेंट्स हैं। क्योंकि मैंने देव के साथ बाहर की भी काफ़ी पिक्चरें की, नवकेतन की 3 पिक्चरें की। देव साहब में बचपना बहुत है, बिल्कुल मना समझा के बच्चों की तरह वो अपना काम करवा लेता है। तो हम दोनों की अंडरस्टैंडिंग एंड थिंकिंग एक जैसी होती थी। नो, डोंट फॉरगेट आई एम देवानंद। देव भगवान को बोलते हैं, मेरे लिए भगवान के लायक है। His dialogue from Guide, I can still say a lot of it. राजू, मुझे बचा लो, मेरी सांस। आग में फेंक दो, मैं जलूंगा नहीं। तलवार से वार करो, मैं कटूंगा नहीं। तुम अहंकार हो, तुमको मरना होगा। मैं आत्मा हूं, अमर हूं। मौत एक ख्याल है, जैसे जिंदगी एक ख्याल है। न सुख है, न दुख है, न दीन है, न दुनिया, न इंसान, न भगवान। सिर्फ मैं सिर्फ मैं खोया था वारा है, दोस्त और सहारा दुनिया के भंवर में पा लिया किनारा, मिल गया किनारा, हाँ पा लिया किनारा, मैं खोया था। सोच रहा हूँ मैं हूँ क्या, सांसों में छाया क्यों है धुआं, दिल में उठे चिंगारी क्यों, कहीं मैं तो नहीं हूँ कोई शमा, मैं खोया था। As actor, director, producer, and writer, Dad, or Dev Saab, was a creative genius. He was the brightest and most charismatic star of Indian cinema. Dev Anand is yesterday, today, forever. Right on. When I just joined films, you'd sign me up for Teen Devya, and I can't forget the excitement I felt at working with Dev Anand. I remember I saw you on the sets, and I was planning a film called Teen Devya, and I said to myself, who's this girl, this pretty girl? So I told them I'd just bring her over for a good role, and you were in. How wonderful. Yeah. You know, you can still charm anybody. This is Dev Anand charm Yeah, go at ahead, its best. Go ahead, yeah. ऐसे तो न देखो, खूबसूरत से कोई हमसे खता हो जाए, खूबसूरत से कोई हमसे खता हो जाए,
Dev Saab is a unique personality in Indian cinema. He is not only my mentor, but someone who still inspires me to excel in whatever I do. Dev Saab was the most positive person I've ever met in my life. To him, life was looking forward, and his passion was cinema. There are very few people in the world who have spent 7 decades in furthering the cause of films and cinema as Dev Saab did. He leaves behind us a rich legacy of films, both in which he produced or directed, and also those in which he acted. His enthusiasm for life always reflected on the screen, and he never had a word of negativity or ill will towards anyone in his industry. He lived the life of a true yogi who was devoted to cinema. He was a staunch nationalist and always believed that nation comes first. He was also a very generous person, and not many people are aware of his many acts of kindness to his colleagues and friends and associates. I, for one, will always remember him with fondness and great regard and respect, and his films always will be a reminder that cinema, though may be called a plastic art, it is immortal if you put your heart and soul in creating them. My best wishes to the organizers and to you all. Hope you enjoy and cherish the films of Devanand, Dev Saab as he fondly called him. मैं फिल्म इंस्टीट्यूट से FTI पूना से बॉम्बे आया था, वहां से एक्टिंग को कोर्स किया, फिर मैं बॉम्बे आया वहां। तो देव साहब शुरू में फिल्म इंस्टीट्यूट, जो कि तब प्रभात स्टूडियो था वी शांताराम जी का, वहां पर नौकरी करते थे जब वो नए आए थे। तो कुछ महीने वहां रहे थे फिल्म इंस्टीट्यूट पूना में। तो जब मैं वहां गया तो मैं वो जगह ढूंढता था कि देव साहब, क्योंकि देव साहब का तो फैन था मैं, देवानंद का, तो उनका मैं जगह ढूंढता था। अच्छा, यहाँ बैठे थे इस फिल्म में, या यहाँ पर चलते होंगे, यहाँ से निकलते होंगे, ऐसी एक फीलिंग मन में आती थी। अरे वाह, मतलब मैं इस जगह पे हूँ जहां से देव साहब गुजरे हैं। क्या बात। मैं बड़ा अपने आप को प्राउड फील करता था, क्योंकि मैं बहुत बड़ा फैन था उनका, कौन नहीं था। और मैं ये कहना चाहता हूं कि आज की डेट में जो आज के लोग हैं, वो ऐसा किसी स्टार का स्टारडम इमेजिन कर ही नहीं सकते कि अगर देव साहब ने एक टोपी पहनी है तो सारी इंडिया ने वो टोपी पहन रखी है। अगर देव साहब ने एक नई बेल्ट पहनी है तो सारी इंडिया ने वो बेल्ट पहनी हुई है। अगर देव साहब ने एक तरह से एक फिल्म में एक अदा चलाई है तो हर आदमी उसी अदा से बात कर रहा है। तो यकीन मानिए, जब मैं पेइंग गेस्ट जहां रह रहा था, मेरे साथ एक लड़का रहने को आया। हम 5-6 लोग साथ में रहते थे। उसमें डेविड धवन भी थे डायरेक्टर, रमन कुमार भी थे, एक बहुत बड़े कैमरामैन सुनील शर्मा वो भी थे, रमन कुमार जिन्होंने साथ बनाई थी वो थे, और ये लड़का था दीपक आनंद, जो कि देव साहब का असिस्टेंट डायरेक्टर था, और ये हमारे साथ रह रहा था। तो मैंने इसको बोला, मेरा अच्छा दोस्त, अभी भी दोस्त है मेरा, रोज बात होती है उससे, तो मैंने इसको बोला, मैंने कहा दीपक मुझे देव साहब को मिलना है यार, मुझे देव साहब के साथ
काम करना है, कुछ भी करके मेरी एक बार मीटिंग करा दे, एक मीटिंग करा दे, फिर मैं अपने आप निपट लूंगा उनके साथ। तो मुझे वो ले गया देव साहब से। देव साहब का जो ऑफिस था, और सालों साल था, ऐसा नहीं कि कुछ समय के लिए था, सालों साल एक ही ऑफिस था, जिसको नवकेतन के ऑफिस से जो मशहूर था, ये अपना सांता क्रूज में खीरा नगर एक एरिया था, उसके अंदर था वो उसकी सीढ़ियां बहुत ऊंची थी, सीधा यूं यूं यूं, मेरा हाथ देख रहे हैं, यूं ऐसे ऊपर ऊपर जा रहे हैं आप तो, और वो टूटी फूटी थी, और देव साहब रिपेयर नहीं कराते थे उसकी। क्यों? क्योंकि देव साहब को मजा आता था उस पर चढ़ने के लिए। वो यूं फुर्र से चढ़ जाते थे और फुर्र से उतर जाते थे, और उनके दफ्तर अगर कोई नया आदमी आया तो एक बार उस सीढ़ी से गिरता ही गिरता था, लेकिन वो कभी नहीं गिरे, कभी भी नहीं गिरे, क्योंकि वो इतनी फुर्ती थी उनके अंदर कि पूछिए मत। तो खैर, मैं उस सीढ़ी से उनको मिलने गया और मेरी मुलाकात हुई, और अभी आपको सुनील जी ने मैसेज भेजा, थोड़ी देर पहले मैंने सुना, तो सुनील आनंद की जो पहली फिल्म थी जो देव साहब ने बनाई, मेरा उसमें बड़ा अच्छा रोल था, मैं उस फिल्म में था, आनंद में। उसके बाद भी मैंने 3-4 फिल्में और की देव साहब के साथ। खुद फोन करते थे, खुद, इतना बड़ा आदमी, मतलब सामने वाले का सीना चौड़ा हो जाए, और नाम नहीं भूलते थे, नाम सबके याद रहते थे। जब मैंने फोन उठाया, राकेश, मैंने कहा यस सर, एक फिल्म बना रहा हूँ, करेगा तो हाँ कर, नहीं करेगा तो ना कर, बोल करेगा या नहीं करेगा, बोल करेगा, करेगा तू, करेगा नहीं करेगा, करेगा तू, करेगा तू, कल आ जा, तू कल आ जा, बाय बाय। ये स्टाइल था, ये उनका प्यार था। और मजाल है कि कभी छोटा या बड़ा एक्टर, उसमें उन्होंने कोई डिफरेंशिएट किया हो सेट के ऊपर कि साहब ये एक बहुत बड़ा स्टार आ गया तो मैं किसी दूसरे एक्टर को भूल जाऊं, नहीं, सबको एक जैसी अटेंशन, सबको एक जैसा सम्मान, और बहुत ज्यादा मतलब सबकी इज्जत करना। और एक बात और मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, जो बहुत कम लोग जानते हैं उनके बारे में। आज उनका जन्मदिन है, हम मना रहे हैं सब, लेकिन देव साहब ने अपना खुद का जन्मदिन नहीं मनाया। वो अपना जन्मदिन मनाने से कतराते थे। उनको लगता था कि अरे यार, जन्मदिन क्या मनाना है, 1 साल और निकल गया जिंदगी का, ये सेलिब्रेट करने की कोई इसमें वो बात नहीं है, ये तो अफसोस की बात है कि 1 साल और निकल गया। वो इस तरह की, क्योंकि वो कर्मयोगी थे, उनको था कि मेरा जो काम का, जो मेरा जितना काम मैंने जिंदगी में करना है, जो मैं लेकर आया हूं, सोच कर आया हूं, इतना काम मैंने करना है, उसमें से मेरा 1 साल कम हो गया। ये उनका एटीट्यूड था अपने जन्मदिन का। मेरा लास्ट शॉट था, शाम का वक्त था, मुझे अभी भी याद है, 6 बजे पैकअप, और आज मेरा पैकअप हो जाएगा, कल मेरी फ्लाइट है वापस बॉम्बे जाने की, आई थिंक शायद बेल्जियम से, ठीक है, बेल्जियम से। तो देव साहब का कैमरा पहाड़ी पे था, और पहाड़ी से नीचे सीढ़ियां थी, और काफी ऊंची पहाड़ी थी, और मैं नीचे खड़ा था, कैमरा ऊपर था, पहाड़ी के ऊपर था। मैंने शॉट दिया, मेरा लास्ट शॉट हो गया, तो देव साहब वहां से जोर से चिल्ला के बोले, पहले स्टार्ट साउंड कैमरा एक्शन, बाद में जब हो गया बोले ओके खड़े, राकेश यू कैन गो। अब वो वहां से चले सीढ़ी से, मतलब मुझे बाय बाय करने के लिए, ताकि मुझसे हाथ मिला लें, कोई दूसरा आदमी होता तो उधर से बाय बाय कर देता, कोई दूसरा डायरेक्टर होता तो वहीं से बाय बाय कर देता। शाम का वक्त था, उनका एक तो शॉट और बाकी थे, लाइट जा रही थी, उस आदमी की ग्रेटनेस देखिए, उसने ये सब इग्नोर किया। उसने कहा नहीं, मेरा एक्टर जिसने मेरे साथ कोऑपरेट किया है, यहाँ पर आया है, मेरे साथ काम कर रहा है, ये अभी जा रहा है, इसको मैं पर्सनली विश करूं। वो वहां से सीढ़ी से आए, अभी खत्म नहीं हुआ किस्सा, मजेदार है, थोड़ा सुनिए आगे। तो जब सीढ़ी से नीचे आए, नीचे आके उन्होंने कहा चल तेरा पैकअप, तूने बोला ना छोड़ दे, मैंने छोड़ दे, चल तू जा राकेश, तू जा, तेरा काम बाकी मैं इंडिया में कर लूंगा, तू जा, चल मेरा हाथ मिला मुझसे। अब उन्होंने यूं हाथ आगे किया, बोला मिला सकता है तो मिला, ये लाइन उन्होंने बोली, मुझे भी याद है, मिला सकता है तो मिला। उन्होंने हाथ आगे किया और मैंने हाथ पकड़ने की कोशिश की, और उन्होंने अपना हाथ घुमाना शुरू किया, ऐसे 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 ऐसे। मैं उनका हाथ पकड़ ही नहीं पाया,
मैं नहीं पकड़ पाया, और बाद में खुद ही मेरे कंधे पे हाथ रखा, बोला मैंने क्या कहा था, हाथ मिला सकता है तो मिला। सो दिस वाज द स्पिरिट। इस तरह से उन्होंने अपनी लाइफ जी। खैर मेरे पास किस्से और भी है, लेकिन कभी फिर मौका लगेगा तो शेयर करूंगा। लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगा आज उनकी बात करके। लेकिन मैंने हम लोग सेलिब्रेट उनको कर रहे हैं, हम लोग याद कर रहे हैं, लेकिन देव साहब ने अपना जन्मदिन को मैं खुद ही करते होंगे, आई एम श्योर, अपने कमरे में करते होंगे, बच्चों के साथ करते होंगे, लेकिन पब्लिकली उन्होंने कभी ऐसा रिजॉयस नहीं किया कि अपने जन्मदिन को रिजॉयस। उनके अंदर ये हमेशा था कि अंग्रेजी में कहावत है, अ मैन इज एज ओल्ड एज ही थिंक्स। सो ही ऑलवेज थॉट यंग, और पिक्चरें भी ऐसी बनाई उन्होंने। He said, Javed, you have to be young in your mind, to be young in your body. अब देव साहब के साथ ये था, और काम में फोकस्ड। वो कभी सेट नहीं छोड़ते थे। नॉर्मली क्या होता है, एक्टर्स जाके अपने मेकअप रूम में बैठ जाएंगे या अपने वैन जो होती है उसमें बैठ जाते हैं। देव साहब नेवर, वो सेट पे बैठे रहते थे, शॉट को देख रहे हैं, एक्टर क्या कर रहा है, कैमरा कैसे लगा हुआ है, वो पूरा आई थिंक बहुत ही प्रेरणा मिलती है, मिली है उनसे। और मतलब एक कंप्लीट जो एक्टर किस तरह पूरी फिल्म में घुस जाता है। एंड मेरी खुशकिस्मती रही कि मैंने 2 फिल्मों में उनके साथ काम किया। और बहुत जब वो गुजरे तो मुझे एक जेन्युइनली बहुत अफसोस हुआ था। मेरे फादर और मैं दोनों गए थे श्रद्धांजलि के लिए। एंड एक बहुत ही प्यारा और खूबसूरत इतिहास, फिल्मी इतिहास, हिंदी फिल्म इतिहास का एक चैप्टर, का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर देवानंद साहब रहे हैं। और यही प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को जहां भी है शांति से रहें। और आज तक जो लोग उनसे प्रेरणा लिए हुए, इंक्लूडिंग मी, वी कीप गोइंग, लाइफ गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन। और मेरी यही प्रार्थना है आप सबसे भी कि आप जो उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं इस फेस्टिवल के जरिए, आप भी उसी तरह यंग रहें, दिल से और दिमाग से। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। बहुत बहुत प्यार, शुभकामनाएं, जय हिंद। अगले साल के लिए सुनील आनंद साहब ने वादा किया है कि वो खुद यहाँ आएंगे, और 3 फिल्म्स उनकी, हरे रामा हरे कृष्ण, हीरा पन्ना और हम दोनों रंगीन, वो यहाँ वो एग्जिबिट भी करेंगे। ये उन्होंने वादा अगले साल के लिए किया है। हम उम्मीद करते हैं कि अब बहुत से वैक्सीन पे रिसर्च चल रही है, देयर इज लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। तो हम अगले साल फिजिकल रूप में इस कार्यक्रम को कर पाएंगे। थैंक यू। थैंक यू गोविंद शर्मा साहब, दैट वाज रियल नाइस। और एक बड़ा अच्छा जेस्चर है सुनील आनंद साहब का। आज हमारे साथ अंजलि जी जुड़े हुए हैं यूएसए से। अंजलि जी अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को, अनम्यूट कर लीजिए, अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। अंजलि जी अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। आपके सामने रेड सा बटन है, इसको अनम्यूट कर लीजिए। यस, I've done that. Okay. जी अपने बारे में कहिए अंजलि जी। Okay, can I go ahead? Yes. Okay. Namaste, everybody. I'm delighted to meet the fans of the most iconic, adorable, admirable legend, one and only Devanand. Since we are all huge fans of Dev Saab, I'm not going to talk about his movies or his music, which you have probably watched multiple times, but more on the challenges that he faced during his career. I took the challenge at this age of 82 to write pieces, which I'm going to speak later. In one of his interviews, he said, "Take risk now, do something bold." Just can you imagine a hot summer day when the Frontier Mail arrives in Mumbai and a handsome young man with an English literature honors degree from a prestigious Lahore university steps out
on the platform with a meager amount of 30 rupees in his pocket. Can you imagine the excitement and fear that a young man must have felt at that particular moment? It wasn't all fame and glory for Dev Saab, and he has frequently experienced failures as well. Just take his Prem Pujari, top stars, incredible performances, immemorable music, which was released on 19 February 1970, 50 years back, but failed miserably. He didn't let that slow him down one bit. He picked himself up and moved on to the next project. And what a comeback. He made Hare Ram, Hare Krishna, a movie which was loved by all generations. Also, not a single Raksha Bandhan day goes without TV playing the brother-sister favorite, Phulon Ka Taron Ka Sabka Kehna Hai. He was always confident about what he wanted to do in his life and how to face character-defining moments. And his films have so memorably captured significant moments of history. He has often reminded the audience that you create a better future by studying the past. He believed it was best to stay away from pessimistic people. This relentless journey that started on 19 July 1943, I believe, finally came to a screeching stop on that dreadful day, 3rd December 2011, shocking the entire nation and the world. It was just like a tsunami. I still remember my mother, who has seen only one film of his, and that is Hum Dono. She was in tears and did not have a meal whole day. She didn't take a drop of water. That was the impact that he had on the audience. If everybody has read his autobiography, you will be amazed by his writing skills. What makes his autobiography unique is his excellent command over English language and the frankness expressed in his narration, making it a masterpiece. I read his autobiography many times, and I took the decision that I'm going to write thesis on this iconic legend, Devanand. I had, at this age, when I'm 82, I took that challenge. When I was in India last year, I collected a lot of material, going to the libraries, watching his films, collecting data from magazines, from media, his interviews, everything I collected. And I met my guides from Bombay University. He asked me, "Are you writing a book?" I said, "No, thesis." So he said, "The material that you have collected is for a book. You have to write thesis. And when you're writing thesis, every sentence, everything that you mention has to be true and authentic. Every word has to be authentic. There should be no contradictions." And that was a challenge that I accepted. And I've been writing that. But last year, really what happened in February, when I came back to USA, pandemic, COVID started. And I couldn't go to the libraries. Although the material is there, I have written a lot of things. I'm in the process of doing my bibliography, but I can't come to Mumbai to meet my guides when I have to present my thesis to Bombay University. Now, I have always been charmed by Dev Saab, whether it was his charismatic and romantic persona, his fiery dialogue delivery, his song picturization, his inimitable mannerism. I loved it all.
In an industry where you hear so much abuse, he was a thorough gentleman. Till this, not one heroine, not any of his co-stars have ever complained about his behavior. They have praised him always for his respectful behavior. Coming to a guide, which many have written books and books on that. Earlier, initially, that was not successful, but soon caught up because it became a milestone for his younger brother Goldie and took him to zenith of fame. That is Devanand. Yesterday, I heard Madhur Bhandarkar tell me that I'm not his fan, I'm his bhakt. I'm also his bhakt. And before concluding, let me tell everybody, I'm wishing Dev Saab happy birthday. You will always remain in our hearts. Thank you. थैंक यू अंजलि जी। Thank you. और अब थोड़ा सा समय जल्दी भाग रहा है। तो मैं आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं और आने वाले जो छठा कार्यक्रम होगा वो इससे कहीं बेहतर होगा और हम उसको बेहतरीन से बेहतरीन आप लोगों की राय मशवरा, आप लोगों को हमारी जो जितने भी स्लॉट्स हैं उनमें हम आपको जो टेड्स का एक जीमेल एड्रेस है उस पर हम आपसे कोशिश करेंगे कि आने वाले कार्यक्रमों के लिए अपने सुझाव अगर कुछ हो तो हमारे जो गणमान्य गोविंद शर्मा जी, रवि कामरा जी तक पहुंचाए और आने वाले कार्यक्रम इससे बेहतर हो, इसके लिए आशा करते हैं आपके सहयोग की। आपने फिर एक बार समय दिया मुझे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सभी श्रोताओं का शुक्रिया। बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने हमारे कार्यक्रम को पसंद किया, फेसबुक लाइव पे, यूट्यूब पे और जितने भी जरिए थे व्हाट्सएप पे, उन सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ जय देवानंद। और देवानंद जी हमारे दिल में जीवंत है और हमेशा जीवंत रहेंगे। उनके जो जहां पे भी है वो हमको देख रहे हैं, उनका आशीर्वाद हमारे साथ है। थैंक यू वेरी मच। संजय कौशिक। गाता रहे मेरा दिल, तू ही मेरी मंजिल। गाता रहे मेरा दिल, तू ही मेरी मंजिल। हाय कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन, कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन।